राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 7 अगस्त को 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष का ई पोर्टल भी लॉन्च किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 पेश किया। सिंघवी ने कहा, यह संघीय ढांचे के खिलाफ। ओडिशा में बाढ़ से प्रभावित लोगों को पेयजल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा और कई लोग बाढ़ का पानी उबालकर पीने को मजबूर, जबकि अन्य लोगों को इसके सेवन से जलजनित बीमारियां होने का डर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गुजरात की लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियां गठबंधन बनाएंगी। मणिपुर हिंसा मामले में सीबीआई जांच की निगरानी के लिए पूर्व अधिकारी नियुक्त, राहत और पुनरावास के काम की देखरेख के लिए एससी ने 3 जजों की कमेटी भी बनाई। लोकसभा में शोर शराबे के बीच डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी, जिसमें डिजिटल व्यक्तिगत डाटा के संरक्षण तथा व्यक्तिगत डाटा का संवर्धन करने वाले निकायों का साधारण और कुछ मामलों में विशेष बाध्यता लागू करने का उपबंध किया गया है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत योगी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन का आगाज बृहद स्तर पर करने की तैयारी का जायजा लिया। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को जिला न्यायालय ने राहत दी है। 2 साल की सजा का आदेश निलंबित, दी अगली तारीख। सिक्किम में शांतिपूर्ण रैली के हिंसक होने के बाद नामची में धारा 144 लागू, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, छोड़े आंसू गैस। दिल्ली एम्स में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पौंडुचेरी सरकार द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुई। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे लिए यह अत्यंत आध्यात्मिक महत्व का विषय है कि मेरी पहली यात्रा श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के समारोह के दौरान हुई है। वह भारत के पहले राजनीतिक नेता में से एक थे जिन्होंने खुले तौर पर देश में पूर्ण स्वतंत्रता की आकांक्षा अपने अखबार वंदे मातरम में व्यक्त की। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि पौंडुचेरी में हम विविध सांस्कृतिक धाराओं का मिश्रण देखते हैं। For me, it is a matter of immense spiritual significance that my first visit coincides with the celebrations of the 115th birth anniversary of Sri Aurobindo. He was also one of the first political leaders in India who openly expressed the aspiration of complete independence for the country in his newspaper Vande Mataram. I bow my head in reverence to the divine soul. Ladies and gentlemen, it is very interesting to note that Puducherry has attracted different people for very different reasons in different phases of history. The French established their trading posts in Puducherry about 350 years ago. Dupleix, the Governor General of French territories in India, wanted to make Puducherry a major stronghold for the French, in stark contrast to the colonial aspirations of the French. Maharishi Aurobindo chose this place in the 20th century as the best abode for spiritual solace. Places of worship can be seen dotting every part of Puducherry. Today, I will be going to seek blessings of the divine for their fellow citizens in the Orulmig Monokul Vinayagiri temple, the Tirukanchi temple. Puducherry's spiritual aspects makes it one of the most important centers of promoting yoga. It witnesses a large gathering every year to celebrate the International Yoga Festival. Ladies and gentlemen, despite living in a French enclave, the residents of Puducherry were equally active in the freedom struggle. Puducherry has been home to great writers and freedom fighters. Revered Tamil poet Bharatidasan was born here. This holy land was once the abode of great poet, nationalist and social reformers Mahakavi Subramanya Bharat. He carried out his nationalist activities in Puducherry and played an important role in India's freedom struggle.
Prominent Tamil scholar and freedom fighter VVS Iyer was a contemporary of Bharatiyar who also took part in the Indian freedom struggle during his stay in Puducherry. I wish all the residents of Puducherry a very bright and prosperous future. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Puducherry. दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिभाग लिया। इस दौरान उन्होंने भारतीय कपड़ा और हस्तशिल्प कोष के ई पोर्टल का शुभारंभ एवं समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित रहे। भारत मंडपम की भव्यता में प्रधानमंत्री ने भारत के हथकरघा उद्योग के योगदान पर प्रकाश डाला और कहा कि पुराने और नए का संगम आज के नए भारत को परिभाषित करता है। कुछ ही दिन पहले भारत मंडपम का भव्य लोकार्पण किया गया है। आप में से बहुत लोग हुए पहले भी यहाँ आते थे और टेंट में अपनी दुनिया खड़ी करते थे। अब आज आपने बदला हुआ देश देखा होगा यहाँ, और आज हम इस भारत मंडपम में नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहे हैं। भारत मंडपम की इस भव्यता में भी भारत के हथकरघा उद्योग की अहम भूमिका है। पुरातन का नूतन से यही संगम आज के भारत को परिभाषित करता है। आज का भारत लोकल के प्रति वोकल ही नहीं है, बल्कि उसे ग्लोबल बनाने के लिए वैश्विक मंच भी दे रहा है। साथियों, अगस्त का ये महीना क्रांति का महीना है। ये समय आजादी के लिए दिए गए हर बलिदान को याद करने का है। आज के दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी का ये भाव सिर्फ विदेशी कपड़े के बहिष्कार तक सीमित नहीं था, बल्कि ये हमारी आर्थिक आजादी का भी बहुत बड़ा प्रेरक था। ये भारत के लोगों को अपने बुनकरों से जोड़ने का भी अभियान था। ये एक बड़ी वजह थी कि हमारी सरकार ने आज के दिन को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाने का फैसला लिया था। बीते वर्षों में भारत के बुनकरों के लिए, भारत के हैंडलूम सेक्टर के विस्तार के लिए अभूतपूर्व काम किया गया है। स्वदेशी को लेकर देश में एक नई क्रांति आई है। स्वाभाविक है कि इस क्रांति के बारे में लाल किले से चर्चा करने का मन होता है, और जब 15 अगस्त बॉल पास में हो तो स्वाभाविक मन करता है कि ऐसे विषयों की वहां चर्चा करूं। लेकिन आज देश भर के इतने बुनकर साथी जुड़े हैं, तो उनके समक्ष उनके परिश्रम से भारत को मिली सफलता का बखान करते हुए और सारी बात यही बताने से मुझे और अधिक गर्व हो रहा है। साथियों, हमारे परिधान, हमारा पहनावा हमारी पहचान से जुड़ा रहा है। यहाँ भी देखिए भांति भांति के पहनाव, और देखते ही पता चलता है ये वहां से होंगे, वो यहाँ से होंगे। यानी हमारी एक विविधता हमारी पहचान है, और एक प्रकार से हमारी विविधता को सेलिब्रेट करने का भी अवसर है। आज हमारे सामने विकसित भारत निर्माण का स्वप्न है, संकल्प है। इस संकल्प के सामने कुछ बुराइयां रोड़ा बनी हुई है। इसलिए आज भारत एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है क्विट इंडिया। आज भारत कह रहा है करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। इंडिया में समाई ये बुराइयां देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। मुझे विश्वास है हम सभी अपने प्रयास से इन बुराइयों को समाप्त करेंगे, परास्त करेंगे, और फिर भारत की विजय होगी, देश की विजय होगी, हर देशवासी की विजय होगी। एक बार फिर आप सभी को नेशनल हैंडलूम डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने कुशल नेतृत्व में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु 7 अगस्त 2015 को
नेशनल हैंडलूम डे घोषित किया और देश के लाखों बुनकरों को विश्वास दिलाया कि आज भारत की विकास यात्रा में उनका योगदान महत्वपूर्ण है, सराहनीय है। बुनकर सिर्फ कलाकार नहीं, जादूगर भी हैं, जो सदियों पुराने ज्ञान, कला और तकनीक को बुनते हैं। आप सभी के कला कौशल का स्तर अद्वितीय है और आधुनिक मशीनों की क्षमता से परे है। हथकरघा सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारी पहचान की अभिव्यक्ति है। हर धागा, हर डिजाइन अपने पीछे पीढ़ियों की लगन, परिश्रम और कौशल की कहानी लिए हुए है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपने 75 संस्कृतियों का प्रदर्शन देखा और हथकरघा और खादी के क्षेत्र को जो प्रोत्साहन दिया, आपके संवाद से जो अलग अलग कारीगर आज यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जो अपने एग्जीबिशन में भाग ले रहे हैं, उन सभी को और यहाँ उपस्थित हम सब के लिए आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बोकारो जिला अंतर्गत योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन तथा परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने उपस्थित जनसभा को शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में युवाओं को हमारी सरकार ने नौकरी दी है और 28 से 30 हजार नियुक्तियां निकाली गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षित करने के लिए नवाड़ी में डिग्री कॉलेज, पिछड़े वर्गों के लिए आवासीय विद्यालय, चंद्रपुरा में बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि आने वाला समय हम सभी के लिए बदलते हुए झारखंड की तस्वीर पेश करेगा। आज यहाँ लगभग 37 योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, जो 18 करोड़ रुपए से बना है। 25 योजनाओं का शिलान्यास अभी हम लोगों ने उधर शिलापट दिख रहा है। लगभग वो सारी योजना 275 करोड़ रुपए का है और यहाँ पर जो लाभुक यहाँ उपस्थित हैं, 11,000 लाभुक के बीच में 116 करोड़ रुपए का परिसंपत्ति आज यहाँ बटाई हो रहा है। 116 करोड़ आप लोग के बीच में परिसंपत्ति बट रही है, तो निश्चित रूप से सारा गठरी ले ले कि हम लोग गांव में पहुंचा करके लोगों का देने का काम कर रहे हैं, ताकि यहाँ के लिए जो सरकार जिनके लिए बनी है उनका हक अधिकार उन तक पहुंच सके। जिसको स्वरोजगार में जाना है वो स्वरोजगार की और काम करे, जिसको नौकरी पेशा में जाना है नौकरी पेशा में जाए। हजारों की संख्या में तो हमने नौकरियां दे दी, अभी 28-30 हजार और हम लोगों की नियुक्तियां निकल गई हैं। 20 साल में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकल रही है। अपने बच्चों को और होनहार बनाने के लिए नवाड़ी में डिग्री कॉलेज और नवाड़ी में ही नेतरहाट का आप लोग नाम सुने होंगे। नेतरहाट एक ऐसा स्कूल है जहां देश में सबसे अधिक IAS IPS जिसने पैदा किया, और वही स्कूल का सेम वही तर्ज का स्कूल नवाड़ी में भी खुलने जा रहा है। उसका लिए भी जमीन वगैरह चिन्हित हो गया है। नवाड़ी में पिछड़े वर्गों के लिए आवासीय विद्यालय, चंद्रपुरा तारा नारी इसी पंचायत में संस्कृत विद्यालय आपको मिलने जा रहा है। चंद्रपुरा में बालिका आवासीय विद्यालय भी आपको मिल रहा है। ITI कॉलेज बनकर तैयार खड़ा है और नवाड़ी में जो हम लोग का मॉडल स्कूल है वो भी बना है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय हम लोगों के लिए और इस राज्य के लिए एक बदलता हुआ यह झारखंड दिखेगा। हम लोगों ने हर चीज जो यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है उसको लाने का काम किया है, ताकि आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजी से बदले। कहते हैं ना लोग कि देश को मजबूत बनाना है तो राज्यों को मजबूत बनाना होगा, तो मेरा मानना है मेरा गांव को मजबूत बनाना होगा। जब गांव मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत हो सकता है। आज इसलिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री सारथी योजना के माध्यम से, बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से कई योजनाएं लाई जा रही हैं, जिसके ऊपर आप हजार रुपया कमा सकते हैं। आज खेती के कई जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। जलवायु परिवर्तन में आने वाला समय में आप खेती बाड़ी करने वाले किसानों को भी सोचना पड़ेगा कि आपको भी कुछ ऐसे जमीनों को चिन्हित करना पड़ेगा जहां आप धान, गेहूं, सब्जी तो लगाते हैं। अगर आपके पास 5 बीघा जमीन है तो कम से कम 1-2 बीघा जमीन फलदार पेड़ लगाने का काम करे, ताकि
वो फलदार पेड़ से आपको हर वर्ष फल मिलता रहे। तो इसलिए आप सब लोगों को आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं कि जो लाभ आप प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय हिंद, जय झारखंड। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास एवं जन समस्याओं के समाधान के लिए हम विधानमंडल की कार्यवाही में स्वस्थ चर्चा के लिए तैयार हैं। इसके लिए सर्वदलीय नेताओं की बैठक में सरकार की ओर से सार्थक चर्चा के लिए आह्वान किया। साथ ही ये भी कहा कि सरकार सभी दलों के सदस्यों के उनके सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार बाढ़, सूखे से निपटने के लिए सभी दलों के सुझाव का स्वागत करती है। सभी माननीय सदस्यों को यह एक अवसर होता है जब अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के विधायिका के इस महत्वपूर्ण मंच पर वह आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्याओं को रख सके, सरकार का ध्यान आकर्षित कर सके। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी सरकार की ओर से हमने एक स्वस्थ चर्चा को, जिसके लिए हमारे सदन को जाना चाहिए, इसके लिए आमंत्रित किया। और मैं इस बात के लिए फिर आह्वान करूंगा कि हमें एक सार्थक चर्चा का विषय सदन को बनाना चाहिए। सरकार हर जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर, प्रदेश के हित से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है और उसका भी हर स्तर पर जवाब देने को भी तैयार है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। इन 6 वर्षों के दौरान प्रदेश के परसेप्शन को बदल करके प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने कुत्सित राजनीतिक कारणों से जो पहचान का संकट खड़ा हो गया था, उस पहचान के संकट से मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश को देश के एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित करने में पूरी सफलता प्राप्त हुई है। एक तरफ जहां इसे आगे बढ़ाने में पिछले 6 वर्ष के अंदर सफलता प्राप्त हुई, वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने, प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई। बीमारू राज्य की श्रेणी से उत्तर प्रदेश उभर करके देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता होनी चाहिए और डबल इंजन की सरकार उन्हीं प्रतिबद्धताओं के साथ अपने आप को जोड़ते हुए कार्य करने को तैयार, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इन मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। वर्तमान में प्रदेश के अंदर पश्चिम के कुछ जनपदों में जहां बाढ़ के प्रकोप से वहां की जनता एक बार प्रभावित हुई है, वहीं प्रदेश के 40 से अधिक जनपद ऐसे हैं जहां पे सूखे की समस्या एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने है। हमने आह्वान किया है कि अगर माननीय अध्यक्ष जी इस पे अनुमति देंगे और विपक्ष के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण इसमें सहमत होंगे, तो सदन में हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बाढ़ और सूखे की समस्या और इसके समाधान के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य आम जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रख करके सदन को एक स्वस्थ चर्चा, परिचर्चा का केंद्र बनाएंगे और एक सार्थक चर्चा के माध्यम से विधायिका को और पुष्ट करने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से विधानमंडल की इस कार्रवाई के प्रथम दिन के अवसर पर आगत सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप माननीय सदस्यों को सदन के फ्लोर पर अपनी बात वे प्रभावी ढंग से रखेंगे। इसमें सरकार उन्हें हर प्रकार का प्रोटेक्शन देगी और सरकार उसमें हर प्रश्न का जवाब भी देने को तैयार रहेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली राजस्व मंत्री आतिशी ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की। मीडिया से बात करते हुए आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के किसानों के हक में बड़ा फैसला लिया है। आज दिल्ली सरकार ने किसानों की जमीन की सर्कल रेट में रिवीजन का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ये फैसला 2008 के बाद पहली बार लिया जा रहा है और इससे दिल्ली के किसानों को फायदा होगा। 2008 से अब तक किसानों का सर्कल रेट 53 लाख रुपए एकड़ रहा, जिसकी वजह से किसानों को उनकी जमीन का उचित दाम नहीं मिलता और इसका नुकसान किसानों के साथ साथ सरकार को भी होता है। उन्होंने कहा कि सर्कल रेट के रिवीजन के बाद किसानों को उनकी जमीन के अधिग्रहण होने पर सही मुआवजा मार्केट रेट के अनुसार मिलेगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के किसानों के हक में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। आज दिल्ली सरकार ने एग्रीकल्चरल लैंड यानी किसानों की जमीन की सर्कल रेट में रिवीजन का फैसला लिया है। ये फैसला 2008 के बाद पहली बार लिया गया है और इससे दिल्ली के किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। 2008 से लेके अब तक किसानों का सर्कल रेट मात्र 53 लाख रुपीस एकड़ रहा है। इसका नुकसान किसानों को क्या होता है? इसका पहला नुकसान किसानों को ये होता है कि जो उनकी ज़मीनों का उचित दाम है, जब वो अपनी ज़मीन बेचने जाते हैं तो उन्हें उचित दाम नहीं मिलता। दूसरा बहुत बड़ा नुकसान, और ये दिल्ली के संदर्भ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, कि अक्सर किसानों की ज़मीन आउटर दिल्ली में खासकर अक्वायर होती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे सड़कें बनने के लिए, हाईवेज बनने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ बनने के लिए, हॉस्पिटल्स बनने के लिए किसानों की ज़मीन एक्वायर की जाती है। लेकिन लैंड एक्विजिशन में, ज़मीन अधिग्रहण में किसान को नोटिफाइड सर्कल रेट के अनुसार ही मुआवजा मिलता है। तो अगर नोटिफाइड सर्कल रेट 53 लाख रुपीस एकड़ है तो उसके अनुसार ही किसान को मुआवजा मिल रहा था, जो कि एक्चुअल मार्केट रेट से बहुत कम था। इसका नुकसान ना सिर्फ किसान को होता है, इसका नुकसान सरकार को भी होता है, क्योंकि जब किसान को कम मुआवजा मिलता है तो वो अपनी ज़मीन सरकारी प्रोजेक्ट के लिए देना नहीं चाहता, फिर मामला कोर्ट जाता है, कोर्ट में कई साल लड़ाई झगड़ा चलता है और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस वजह से डिले हो जाते हैं। अब सर्कल रेट के रिवीजन के बाद किसान को उसकी ज़मीन के अधिग्रहण होने पर, उसकी ज़मीन एक्वायर होने पर सही और जायज़ मुआवजा मार्केट रेट के अनुसार मिल पाएगा। तीसरी जो खामी अभी तक सर्कल रेट्स में थी कि पूरी दिल्ली की एग्रीकल्चरल लैंड का सर्कल रेट एक बराबर था। एक बराबर सर्कल रेट होना दिल्ली की असली मार्केट कंडीशंस को रिकग्नाइज नहीं करता, क्योंकि दिल्ली के कुछ हिस्सों में ज़मीन का दाम बहुत ज़्यादा है, ज़मीन की डिमांड ज़्यादा है और कुछ हिस्सों में थोड़ी कम है। इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने किसानों के हक में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, सर्कल रेट्स के रिवीजन का फैसला लिया है और अलग अलग दिल्ली के हिस्सों में अलग अलग सर्कल रेट करने का फैसला लिया। तो अभी जो एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल लैंड का सर्कल रेट था वो 53 लाख रुपीस एकड़ था, लेकिन अब उसे बदलकर साउथ डिस्ट्रिक्ट में इसे 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ किया गया है, नॉर्थ में 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ किया गया है, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट में भी 3 करोड़ रुपए एकड़ किया गया है, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में 5 करोड़ रुपए एकड़ किया गया है, सेंट्रल और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 2.5 करोड़ रुपीस पर एकड़ किया गया है, शाहदरा, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में 2.25 करोड़ रुपीस पर एकड़ के आधार पे अब सर्कल रेट निर्धारित हुआ है। जैसा मैंने आपको कहा, इससे 2 बड़े फायदे दिल्ली के किसानों को होंगे। सबसे पहले, जब वो मार्केट में अपनी ज़मीन बेचने जाएंगे, अगर वो बेचना चाहते हैं तो किसानों को अपनी ज़मीन का सही दाम मिलेगा। दूसरा, अगर सरकार किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन को अक्वायर करती है तो अब किसानों को सरकार की तरफ से उचित मुआवजा मिलेगा। मुआवजे की उन्हें लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, उनको कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ेगा
और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ये फैसला लिया है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में रह रहे 10 लाख प्रवासी गरीब मजदूरों का वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 2 महीने का राशन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने से राशन का 1,25,000 क्विंटल गेहूं और चावल दिल्ली सरकार ने FCI गोदाम से नहीं उठाया और पिछले 1 महीने से दिल्ली के राशन उपभोक्ताओं को चावल नहीं मिल पा रहा है। राशन विक्रेता दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सही जवाब तक नहीं मिल पा रहा। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है, कार्डों का नवीनीकरण नहीं किया गया। यह कार्य कानूनी रूप से अनिवार्य है, लेकिन दिल्ली सरकार ऐसा करने में नाकाम रही है। दिल्ली में 10 लाख प्रवासी श्रमिक है, जिनके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर महीने 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध करवाती है और ये राशन वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत दिया जाता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 2 महीने का प्रवासी श्रमिकों का राशन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उठाया नहीं। 1,25,000 क्विंटल गेहूं और चावल FCI के गोदाम से उठाया नहीं गया। भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा, उसके बाद रिमाइंडर भेजा। हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये कहता है, यदि कोई सरकार इस राशन को वितरित करने में विफल हो जाती है तो उसको अपने खजाने से राशन खरीदकर प्रवासी श्रमिकों को उपलब्ध कराना पड़ेगा या उनको नकद राशि देनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 1 महीने से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 72 लाख लोगों को 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल भेजा जाता है, पिछले 1 महीने का लगभग 1,24,000 क्विंटल चावल FCI के गोदाम से उठाया नहीं है और बेचारे 72 लाख दिल्ली के गरीब राशन कार्डधारी और राशन की दुकानों पर धक्के खा रहे हैं। तीसरी बात, मैं आज मीडिया के माध्यम से अरविंद केजरीवाल की सरकार से पूछना चाहता हूं, हर 5 साल के बाद राशन कार्डों का नवीनीकरण होता है। आपको हैरानी होगी कि लास्ट जो नवीनीकरण हुआ था वह 2013 में हुआ, जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, और तब से लेकर आज तक पिछले 10 सालों में राशन कार्डों का नवीनीकरण नहीं हुआ। 2 बार नवीनीकरण हो जाना चाहिए था, क्या प्रवीण सकल जी, लेकिन एक बार भी नहीं हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 8 या 9 सालों में लगभग 6 लाख लोगों ने राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया है और ये मामला हाईकोर्ट में भी गया है। तो आखिर हम पूछना चाहते हैं कि कोर्ट भी डायरेक्शन दे रहा है और उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की सरकार गरीब लोगों को नए राशन कार्ड बनाकर क्यों नहीं दे रही है, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल दे। 10 लाख प्रवासी श्रमिकों को जो मोदी जी की सरकार की ओर से प्रत्येक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मुफ्त दिया जाता है, वो दिया नहीं गया। 1 महीने का 72 लाख राशन कार्डधारियों का चावल नहीं आया। दिल्ली में 6 लाख लोगों ने नए राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया है। दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली सरकार को फटकार लगा रहा है। गरीब लोगों के राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। हर 5 साल में राशन कार्ड का नवीनीकरण होता है, वह कार्य भी पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मांग करते हैं कि दिल्ली के फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर को उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। दिल्ली में जो राशनिंग वितरण प्रणाली है पूरी तरह से कुलप्स हो गई है और पूरी तरह से सरकार फेल हो गई है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र